दोस्तों, आज हम लोग ड्रोन्स का यूज करके असाधारण फुटेज ले सकते हैं। लेकिन एक ऐसा समय भी था जब ऐसी फुटेज के लिए कबूतरों पे कैमरे लगाए जाते थे। इसके पहले कि हम लोग कबूतरों के बारे में बात करें, ये जानना जरूरी है कि एरियल फोटोग्राफी इससे लगभग 50 साल पहले शुरू हो चुकी थी। के आयो रे जग में क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी। 1858 में एक फ्रेंच फोटोग्राफर गैस्पर फीलिक्स, जिसका निकनेम नाडार था, एक हॉट एयर बैलून भी उड़ाया करते थे और उन्होंने अपने कैमरे का इस्तेमाल करके हवा से तस्वीरें लीं। दुख की बात है कि उनकी ली हुई कोई भी पिक्चर आज हमारे पास नहीं है। 1860 में जेम्स वॉलेस ब्लैक ने एक हॉट एयर बैलूनिस्ट सैमुअल आर्चर किंग के साथ मिलकर बहुत अच्छी पिक्चर्स लीं। यहाँ आप देख सकते हैं कि 1200 फीट की हाइट से ली गई ये बॉस्टन शहर की पिक्चर है। वैसे इस तकनीक में एक कमी थी कि ये फोटोज कम हाइट से नहीं ले सकते थे और क्लोजअप भी नहीं ले सकते थे। जैसे ये एक पिक्चर पिजन कैमरे से ली गई थी। एक और चीज़ थी कि हॉट एयर बैलून का सेटअप काफ़ी महंगा पड़ता था, तो लोगों ने इसका एक नया इलाज ढूंढ निकाला। ये था फोटोग्राफी के लिए पतंग का इस्तेमाल करना। इस तरीके में ऑथर बातूथ का नाम सामने आता है। इन्होंने पतंग के डिज़ाइन में भी बदलाव किए और कैमरे में टाइमर भी लगाया जो एक टाइम के बाद फ़ोटो खींच लेता था। 1889 में फ्रांस में इस तकनीक का इस्तेमाल करके ये पहली फ़ोटो ली गई। लेकिन इसमें एक समस्या थी कि पतंग के हिलने की वजह से फ़ोटो काफ़ी धुंधली आती थी, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। एक और परेशानी थी कि पतंग पे छोटा कैमरा ही लगाया जा सकता था और अगर बड़ा लगाते तो वो उड़ नहीं पाती। इन दोनों तरीकों में एक और खामी थी कि इनके उपयोग के दौरान एक आदमी को साथ रहना पड़ता था। जैसे बैलून में और पतंग उड़ाते टाइम पे भी इसे कंट्रोल करने के लिए किसी इंसान की ज़रूरत रहती थी। पिजन कैमरे के बारे में पहले तो लोगों ने कहा कि ये एक बेकार का आइडिया है और कोई इतना महंगा कैमरा किसी ऐसे पक्षी के गले में कैसे लटका सकता है जिसे उसकी कीमत का ही नहीं पता। वैसे ये आइडिया जूलियस न्यूबॉर्नर के दिमाग में आया। वो जर्मनी के एक छोटे से शहर में 1883 को पैदा हुए थे और उन्हें फोटोग्राफी का काफ़ी शौक था। बड़े होकर वो दवाई बनाने का काम करने लगे, लेकिन फोटोग्राफी से उनका नाता और गहरा होता गया। वैसे जूलियस को इसका आइडिया अपने दवा बनाने के काम से ही आया। वो दवा सप्लाई करने के लिए अपने कबूतरों का इस्तेमाल करता था और एक बार उसका एक कबूतर 1 महीने तक गायब रहा। इसके बाद उसे ये आइडिया आया कि वो अपने हर कबूतर पे एक कैमरा लगाएगा ताकि वो उनके उड़ने का रास्ता जान सके। लेकिन ये काम आसान नहीं था और उसने बहुत से डिज़ाइंस बनाए, लेकिन असली समस्या थी वजन। खैर, उसके कबूतर काफ़ी ट्रेंड थे और उसे पता था कि वो अगर उन पे कैमरा लगाएगा तो कबूतर वजन को झेल लेंगे। उसने बहुत से डिज़ाइंस बनाने के बाद एक डिज़ाइन फाइनल किया और उसे पेटेंट के लिए भेज दिया। इस काम के लिए उसने लकड़ी की बॉडी बनाई जो एल्युमिनियम फ्रेम पे लगी थी और उसके बाद उसे कबूतर पे बांधा जाने वाला था। उसके मॉडल्स में 2 कैमरे थे, एक सामने एक पीछे, और उसमें टाइमर भी लगा था। लेकिन बदकिस्मती से उसका पेटेंट रिजेक्ट हो गया क्योंकि उन्हें लगा था कि एक कबूतर पे इतना भारी कैमरा लग नहीं सकता है। जब उन्हें इस बात का प्रूफ देने के लिए कहा गया तो वो अपने घर से 60 किलोमीटर दूर गए और वहां से अपने कबूतर को छोड़ा और ये लगभग 150 से 300 फीट की ऊंचाई पे उड़ रहा था। कबूतर ने ज़बरदस्त फोटोज ली थी, जैसे ये एक स्ट्रीट की, ये एक छत की और ये एक ब्रिज है। लेकिन उसमें से एक फ़ोटो थी जिसे देखकर ये लगता था कि उसका आइडिया काम करता है। इस फोटो में आप कबूतर के पंख देख सकते हैं और इस फोटो को देख के लगता है कि ये कबूतर द्वारा ली गई है। जैसे कि पहले कहा गया है कि इस तकनीक का जूलियस अपने कबूतरों का रास्ता देखने के लिए इस्तेमाल करने वाले थे। लेकिन जैसे जैसे उनकी ये तकनीक पॉपुलर हुई तो वो विभिन्न एग्जीबिशंस में भाग लेने लगे और उन्होंने अपना डिज़ाइन लोगों को दिखाया और इसी दौरान वो अपने कबूतर उस शहर के ऊपर उड़ा देते थे और जब वो वापस आते थे तो वो फोटोज़ को लोगों को बेच दिया करते थे ताकि उनका खर्चा चल सके। 1910 और 1911 में पेरिस एयर शो में
उनके इस डिज़ाइन ने प्राइज भी जीता। वैसे कबूतरों पे कैमरा लगाने में कुछ दुविधाएं भी थीं। एक तो थी कि वो कभी कभी उड़ने के दौरान हिलते थे तो पिक्चर धुंधली आती थी, और दूसरी थी कि कई बार उनके पंख पिक्चर को कवर कर लेते थे। इसमें दो प्रॉब्लम्स थीं। पहला था कि टाइमर अपने हिसाब से चलता था और फोटो क्लिक करता था, और दूसरा था कि ये ज़रूरी नहीं कि कबूतर उस चीज़ की तरफ देखे जिसमें आर्मी का इंटरेस्ट हो। खैर, इन प्रॉब्लम्स को दरकिनार करते हुए आर्मी ने इस तकनीक को अपनाने की सोची। इसके लिए जूलियस ने एक चलित कबूतर का बड़ा बनाया जिसमें कि वो रह सकें और उन्हें एक से दूसरी जगह ले जाया जा सके। वैसे टेक्नोलॉजी बड़ी तेजी से बदल रही थी और आर्मी का इस तकनीक से विश्वास उठ गया और वो एरोप्लेन्स में कैमरे लगाने और ले जाने लगी। इन सब अड़चनों ने कबूतर वाले कैमरेस की तकनीक को मरने नहीं दिया, और 1930 में एक स्विस घड़ी निर्माता ने इस यंत्र में काफ़ी बदलाव किए और इसे और छोटा बनाया। वैसे तब तक जासूसी प्लेन्स भी आ चुके थे, लेकिन ये तकनीक ज़्यादा ठीक थी जब आप चुपचाप फोटो लेना चाहते थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बदलती रही, ये तकनीक पीछे जाती रही। कई लोगों ने इसका उत्थान करने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वैसे भले ही इस तकनीक का काफ़ी कम टाइम तक ही इस्तेमाल हुआ, लेकिन जूलियस के इस आविष्कार ने काफ़ी नाम कमाया, और आज उनका यह आविष्कार जर्मन म्यूजियम ऑफ टेक्नोलॉजी बर्लिन में रखा गया है। आज की तकनीक बहुत ज़्यादा विकसित हो गई है, लेकिन ये पिक्चर्स हमें बताती हैं कि कबूतर के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया कैसी दिखती थी। धन्यवाद। के आयो रे जग में क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी